हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी की अमेंडमेंट्स। बच्चों, जो बच्चे चाहे सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीएस के, चाहे सीएमए के, ठीक है, ये अमेंडमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये अमेंडमेंट्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है, जो कि जून और मई और जून 2023 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो एवरीवन, हम लोग एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो अमेंडमेंट्स होंगी, ये अमेंडमेंट्स मैं चैप्टर 1 से लेके 6 जो मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, 18 सेक्शन तक मैं आपको अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद के जो सेक्शंस हैं मैं ऑलरेडी रिवीजन क्लासेस के अंदर अमेंडमेंट्स के साथ कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अगर किसी को उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट में कोई डिस्कशन करनी हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। चैप्टर 7, 8, 9, 10 काफ़ी टेक्निकल चैप्टर्स हैं और मैंने रिवीजन के साथ ही अमेंडमेंट्स को कवर कर दिया है। ठीक है, सो अब बाकी के चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। नाउ एवरीवन, जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 के अंदर एक अमेंडमेंट जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो कि जिसके 5 साल खत्म हो गए हैं उसको एक्सटेंड करके 5 साल और 2026 तक लेके जा चुके हैं। यानी अब से जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस 31 मार्च 2026 तक एप्लीकेबल लगेगा, मतलब लग सकता है, गवर्नमेंट लगा सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? याद है वही डीमेरिट नेगेटिव आइटम्स पर हम लोगों ने सेस पढ़ा था, और ये तभी लगता है जब कभी स्टेट को नुकसान हो रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को नुकसान हो रहा हो पुराने लॉज के कंपैरिजन में, है कि नहीं। नाउ एवरीवन, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स आए। तो बच्चों, कोई भी परक्विजिट्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिलवाता है, आपको अगर याद आ रहा हो, परक्विजिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, परक्विजिट्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है, अगर वो परक्विजिट्स दिए जाएं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बियॉन्ड एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बियॉन्ड एग्रीमेंट जो होगा, अगर कोई परक्विजिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। नाउ इसी तरीके से मैं आगे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग जानते ही हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए, मतलब टर्म्स को फुलफिल नहीं किया जाए, तो ऐसे केस में एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट देने के लिए लायबल हो जाती है। इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई किया इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस, और उसमें सबसे पहले उन्होंने फोकस किया एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। बच्चों, आप अपनी बुक के अंदर चैप्टर 2 के अंदर जब आप शेड्यूल 2 पढ़ते हो तो उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, कि अगर आप एग्री करते हो कोई एक्ट करने के, या फिर एग्री करते हो एक्ट ना करने के लिए, या फिर किसी एक्ट को बर्दाश्त करने के लिए, यानी टॉलरेट एन एक्ट, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि वो सप्लाई माना जा सकता है। और वो बात भी क्लैरिफाई की कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि एक्ट है ना, एक्ट क्या हो गई, सर्विस। बट क्या ये वाकई में सप्लाई मानी जाएगी? क्या ये जरूरी है कि हर बार जितनी भी ऑब्लिगेशंस होंगी टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, अगर मैं एक्ट ना करूं या मैं एक्ट करने के लिए या ना करने के लिए टॉलरेट करना, ये सर्विस मानी जाएगी और इस पर जीएसटी लग जाएगा? सो एवरीवन, गवर्नमेंट ने इस बात को क्लैरिफाई किया है और इस क्लैरिफिकेशंस को कैसे दिए हैं आओ जरा देखते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। पहला, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, या तो एक्ट आपको ना करने के लिए जहां पे पेमेंट मिलती है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, एक्ट टॉलरेट करने के बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। और एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, मतलब आप कोई ऑब्लिगेशन करने के लिए रेडी हो जिसके बदले में आपको कोई एक्ट करना होता है, तो एक्ट करते हो, वो भी एक सर्विस है। एक्ट ना करना इज सर्विस, और अगर आप किसी एक्ट को बर्दाश्त करते हो, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। सो गवर्नमेंट कहता है कि इस पर जीएसटी जाएगा नहीं जाएगा, बट पहले ये बात क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड कवर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन वुड इंक्लूड नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए ना, अगर कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स हो, यानी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको मेरे लिए मेरे कंपटीशन में काम नहीं करना, तो दिस इज नॉन कम्पीट। और अगर नॉन कम्पीट है तो ये सप्लाई है, आप मेरे लिए, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, पैसा दूंगा।
So where one party agrees to non-compete with other parties in a product or service or in geographical area, आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ किसी प्रोडक्ट में, किसी सर्विस में या किसी जोग्राफिकल एरिया में आपके साथ compete करे, है ना? तो ये क्या है? एक सर्विस है. Is that clear everyone? Agreeing to the obligation to tolerate an act or situation. अगर आप कोई एक्ट करना चाहते हो, टू टॉलरेट करते हो किसी एक्ट को, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर हॉकर को अलाउ करता है कि आप मेरे सामने क्या कहते हैं, आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके बदले में उसको मंथली पेमेंट मिलती है. हॉकर्स क्या होते हैं? जैसे वो जो न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं ना, जो न्यूज़ सुबह सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में वो न्यूज़पेपर्स को मतलब अरेंज करते हैं. अरेंज करने के बाद वो न्यूज़पेपर्स को आपके घरों पे पहुंचाते हैं. उनके लिए, उसके लिए शॉपकीपर से परमिशन लेनी होगी. बिना शॉपकीपर से परमिशन लिए आप ये काम नहीं कर सकते. या आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टॉलरेट कर रहा है क्या कि भाई स्कूल्स में जब प्रेयर्स होती हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स, उसमें लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो इतनी तेज तेज आवाज आती है, जो कि आरडब्ल्यूए अलाउ कर रहा है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये आरडब्ल्यूए टॉलरेट करने के लिए रेडी है, क्योंकि स्कूल्स हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? ये टॉलरेटिंग ऑफ एन एक्टिविटी, टॉलरेटिंग सिचुएशन इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. नहीं तो वो कंप्लेंट करना चाहे तो कंप्लेंट भी कर सकता है. एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, मतलब कोई भी एक्ट करना, कोई भी एक्टिविटी करना, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस. समझ गए? अब ये तो हो गई 3 तरह की एक्टिविटीज. गवर्नमेंट कहता है देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट. मतलब जरूरी है कि इन दोनों का एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए, या एक्सप्रेस्ड हो या इंप्लाइड हो. एक्सप्रेस समझते हो ना? जब एक्सप्रेस किया जाता है बाय रिटन या फिर आप बाय वर्बल एग्रीमेंट में आप एक्सप्रेस करते हो, और इंप्लाइड मतलब कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती, इंप्लाइड होती हैं कि हाँ वो एक एग्रीमेंट है. So above 3 activities must be an agreement or a contract to fall within this para 5E. So government कहता है कि वो agreement contract होना जरूरी है. In other words, one of the parties to such agreement or contract must be under a contractual obligation. Contractual obligation होना जरूरी है to either A refrain या फिर tolerate या फिर to do an act. Such contractual arrangement must be an independent arrangement in its own right. ठीक है. Such arrangement agreement can take form of independent stand, alone contract, or may form part of another contract. Thus, a person can be said to be making a supply of refraining from doing something or tolerating some act or situation to another person if a person was under an obligation to do so and then performed accordingly. So, contractual agreement अगर independent agreement हो, मतलब बच्चों अगर contractual agreement जो भी है वो independent इसी चीज़ का है कि मैं या तो पे कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करने के लिए, या फिर काम कोई भी एक्ट है जो टॉलरेट करने के लिए, अगर मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ही वो सप्लाई माना जाएगा, वरना वो सप्लाई माना नहीं जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ऐसे एग्रीमेंट्स कहाँ होते हैं जनरली? एग्रीमेंट्स अगर कोई बनाए ऐसे जाएं कि या मैं ये एक्ट करूंगा या फिर मैं एक्ट नहीं करूंगा, या मेरी एक्ट को टॉलरेट करने का ऐसा कोई एग्रीमेंट है, तो ही वो एग्रीमेंट होने की वजह से वो सप्लाई माना जाएगा, वरना वो सप्लाई माना नहीं जाएगा. सो यही बात कहता है, सच कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट इन इट्स ओन राइट. सच अरेंजमेंट एग्रीमेंट कैन टेक फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंड, अलोन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, or may form part of another contract. Thus, a person can be said to be making supply by way of refraining from doing something or tolerating to do an act or situation to another person if the first person was under an obligation to do so and then performed accordingly. मतलब वो काम ही यही था, काम ही यही था, या तो एक्ट को बर्दाश्त करना या रिफ्रेन करना या फिर टू डू एन एक्ट, है ना? कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों कंसिडरेशन होना जरूरी है. कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तो पता ही नहीं लग सकता गवर्नमेंट को कुछ भी. यस और नो? फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब कौन छोटी छोटी पेमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है. नंबर 1 इज लिक्विडेटेड डैमेजेस. आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो पेमेंट मिलती है. जब भी कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पेमेंट मिलेगी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, वो क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने टर्म्स को फुलफिल नहीं किया, कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपको ये देखो, लिक्विडेटेड डैमेजेस कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लिक्विडेटेड डैमेजेस एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज डाला जाता है, जहां पर ये मेंशन कर दिया जाता है कि अगर ये काम नहीं किया
तो मैं तुमसे इतना पैसा लूंगा, है ना। सो फॉर एग्जांपल दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक कंपनी बी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी 5 रुपये पर केजी पर, ठीक है। ये मेरा और उस दोनों कंपनी का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर नहीं किया ऐसा, रॉ मटेरियल इस प्राइस पे नहीं भेजा, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पार्टी मुझे क्या देगी, पेमेंट देगी। क्या मेरी बात समझ में आई? जो ब्रीच का क्लॉज होगा, अब ब्रीच के क्लॉज में वो पेमेंट देगी, बट क्या ये ब्रीच के क्लॉज में पेमेंट इसलिए दे रही है क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीन नॉट टू डू एन एक्ट। क्या मेरी बात समझे? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ब्रीच में पैसा मिला, दिस डज नॉट मीन्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। मतलब आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह रहे हो कि नॉट टू डू एन एक्ट या रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते उसको कि आपने काम नहीं किया और इस वजह से वो सर्विस हो गई। सर, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रखना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी इंडिविजुअल होता नहीं। तो इसलिए ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्टिंग लाइन में होता है, जिसकी वजह से हम इसको कभी भी सर्विस नहीं मान सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं मान सकते, ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? सो द की पॉइंट क्या है इसके अंदर, मैंने यहां पे लिखा है, देखो, द की इन सच केसेस इज टू कंसिडर वेदर दिस पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडरेशन फॉर अनदर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, tolerating an act, situation, or refraining from an act, or situation, or simply doing an act। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट मिली है आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस में? नहीं। अगर ऐसा है तो ये यस है, और यस है तो ये सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। बट अगर ऐसा नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग से नहीं होता कि एक्ट टॉलरेट करने के लिए या रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, नहीं, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ब्रीच का क्लॉज डाला जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि ये ब्रीच का क्लॉज सप्लाई माना नहीं जाएगा। जब भी कभी भी पेमेंट ली जाएगी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सप्लाई माना नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? ये देखो, इफ द पेमेंट इज मेयरली एन इवेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, वो किससे पेमेंट क्यों मिली है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली? क्योंकि उसका रिलेशन परफॉर्मेंस ऑफ द इवेंट से था, एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एज सच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन माना नहीं जा सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, कंसिडर्स द फॉलोइंग एग्जांपल। A contract may provide that payment by the recipient of goods or services shall be made before a certain date, and failure to make the payment by the due date shall attract late fee or penalty। आपने देखा होगा कई बार ऐसा नाम लिया जाता है कि आपसे मैं लेट फी लूंगा अगर आपने ये काम इतने डेट के अंदर नहीं किया तो। मेरी बात समझ में आई? अगर आपने मुझे जो गुड्स हैं वो इतने टाइम में नहीं भेजे तो, या पेमेंट है इतने टाइम में नहीं भेजी तो। ये सुना है आपने? बस बच्चों, ये वाली बात को ध्यान से सुनना। ये जो पेनल्टी लेट फी है ना, ये बर्दाश्त करने के लिए ले रहा हूं। ये जो लेट फी पेनल्टी ले रहा हूं, किस लिए ले रहा हूं? बर्दाश्त करने के लिए, कि ठीक है यार, तूने अगर कर दिया ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पर जीएसटी लगेगा। बच्चों याद करो चैप्टर नंबर 5, वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेट फी पेनल्टी अगर आपके पेमेंट से रिलेटेड है तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ सप्लाई। वो सर्विस के अंदर इंक्लूड होगा, वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। सो लेट फी पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स में स्टिपुलेट दैट टिकट अमाउंट शेल पार्टली और होली फोरफिटेड इफ द पैसेंजर्स डज नॉट शो अप। अगर पैसेंजर नहीं आया तो मैं ये जो अमाउंट है टिकट का वो फोरफिट कर लूंगा। बट क्या उसके बदले में कोई कंसिडरेशन है? नहीं। तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? नहीं। मेरी बात समझ में आई? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पैकेज टूर में स्टिपुलेट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द इवेंट ऑफ कैंसलेशन ऑफ टूर बाय द कस्टमर। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कंपनी क्या करेगी? वो अपने पास रख लेगी, वो फोरफीट कर लेगी। सर, इन सारी बातों पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपको पेमेंट अलग से दी जाए, जैसे ब्रीच में दी जाती है, और वो पेमेंट इज कनेक्टेड टू नॉन परफॉर्मेंस या टॉलरेटिंग एन एक्ट या टू डू एन एक्ट।
अगर ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटी है तो ही वो पेमेंट जो है वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस सारी पेमेंट्स जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी, तो यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये पेमेंट्स, चाहे वो पेनल्टी हो चाहे वो फाइन हो, दे आर एक्चुअली पेमेंट्स दैट अमाउंट्स टू कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी लगता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से दोस्तों, चेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी, आपने कभी वो देखा होगा, बैंक जो है डिसऑनर के चार्जेस ले लेता है ना? बैंक आपसे डिसऑनर के क्या ले लेता है? चार्जेस ले लेता है। द सप्लायर वांट्स पेमेंट टू बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड डज नॉट वांट चेक टू बी डिसऑनर्ड। ये हर बंदा यही चाहता है। देयर इज नेवर एन इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड ऑफर और विलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ सप्लायर दैट ही वुड टॉलरेट द डिपॉजिट ऑफ इनवैलिड, फेक और अनवर्दी इंस्ट्रूमेंट। भाई ये कोई थोड़ी ना कोई इम्प्लाइड एग्रीमेंट है कि वो टॉलरेट करेगा इस सिचुएशन को कि भाई आप मुझे इनवैलिड चेक दो और मैं जमा करा रहा हूं बैंक में और वो उस वजह से डिसऑनर हो गया। There is never an implied or expressed offer or willingness on part of supplier that he would tolerate this। वो क्यों टॉलरेट करेगा? वो क्या करेगा? आपके ऊपर केस कर देगा भाई। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर आपको जो चेक दिया वो गलत चेक दिया तो वो बाउंस हो गया ना चेक, तो अनवर्दी इंस्ट्रूमेंट माना गया। और गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे केस में कंसिडरेशन भी होता है, यस और नो, अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ चेक डिसऑनर, फाइन और पेनल्टी। और वो कौन लेता है? बैंक वाले लेते हैं। द फाइन और पेनल्टी दैट सप्लायर और बैंकर इंपोजेस। अच्छा, सप्लायर भी पेनल्टी लगा सकता है डिसऑनर के, बैंक तो लगाएगा ही लगाएगा, सप्लायर भी लगा सकता है फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। इज अ पेनल्टी इंपोज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट। ये पेनल्टी इंपोज तो की गई है, बट दिस इज पेनल्टी इंपोज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट। ये टॉलरेटिंग एन एक्ट के लिए नहीं है और सिचुएशन, बट अ फाइन और पेनल्टी इंपोज फॉर नॉट टॉलरेटिंग, पेनलाइजिंग एंड देयरबाय deterring and discouraging such an act or situation. Therefore, check dishonor fine penalty is not a consideration. बच्चों देखो, ये इसलिए आपको पेनल्टी फाइन नहीं लगाई जा रही है कि आप ये कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने पूरा नहीं किया तो आपको ये जैसे आपने पेमेंट देनी है तो आपने अगर पेमेंट नहीं दी तो हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे ना। गवर्नमेंट कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये इसलिए है ताकि आप आगे से ऐसा ना करो। नहीं, जो पेमेंट आपको चार्ज करी जा रही है ना, आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं ना पेनल्टी फाइन के, वो इसलिए चार्ज किए जा रहे हैं ताकि आप आगे से ऐसा ना करो। और अगर आप आगे से ऐसा ना करो, आप सुधर जाओ। फाइन पेनल्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि आप सुधर जाओ और अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखते हुए ये चीज होती है। तो इसलिए ये कंसिडरेशन नहीं है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर नॉन टॉलरेटिंग फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट, या फिर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, या फिर टू डू एन एक्ट। ये वो वाली पेमेंट नहीं है। बच्चों याद रखना, मैं जो अभी तक पूरे लेसन में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 3 टॉपिक्स की। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मतलब एक्ट ना करना, टॉलरेट एन एक्ट मतलब एक्ट को बर्दाश्त करना, और टू डू एन एक्ट यानी एक्ट को ही करना। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट अभी हम लोग बस यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाना चाहिए। तो यहां पे आपने देखा कि डिसऑनर चेक और डिसऑनर की वजह से फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई, बैंक वालों ने जो लगा दिया, दिस इज नॉट सप्लाई, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज। तो आपने देखा होगा भाई, कई बार आपने देखा होगा कानूनी पेनल्टी भी लगती है। लॉ होता है, लॉ तोड़ दिया, अगर ब्रीच कर दिया तो लॉ ब्रीच होने पर भी आपको क्या करनी पड़ सकती है? पेनल्टी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का लॉ हो, यस और नो। और इसी वजह से जो पेनल्टी लगती है, गवर्नमेंट क्लियरली कहता है ये फाइन्स एंड पेनल्टीज चार्जेबल बाय गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी imposed for violation of the statutes by laws and rules or regulations are not liable to tax। इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। Now, forfeiture of salary or payment of bond amount to event of employee amount in the event of employee leaving the employment before the minimum agreed period। बच्चों आपने देखा होगा सिचुएशंस कुछ ऐसी जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करता है कि आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, इतना खर्चा कर रहा हूं आपके ऊपर, आप 10 साल तक कम से कम जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। सो आपके साथ वो एग्रीमेंट हुआ और मान लो आपने जॉब 10 सालों के अंदर अंदर छोड़ दी, तो क्या ऐसे सिचुएशन में
वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे नॉन पे वो जो पेमेंट देनी पड़ेगी एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई पेमेंट देगा एम्प्लॉयर को, बिकॉज उसने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, बॉन्ड का उल्लंघन किया। तो क्या वो जो पेमेंट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को देगा, क्या वो दैट शुड बी सप्लाई, क्या वो सप्लाई माना जाएगा, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? तो गवर्नमेंट ये बात क्लैरिफाई कर रहा है, द प्रोविजन फॉर फॉरफीचर ऑफ सैलरी और रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉई लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीड पीरियड आर इनकॉर्पोरेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्करेज, क्या पर्पस होता है? टू डिस्करेज द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम टेकिंग अप द एम्प्लॉयमेंट। भाई वो क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट्स सीरियस नहीं है, जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनको कम से कम डिस्करेज कर दिया जाए कि भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें वो बंदे चाहिए जो सीरियस हो, इस चीज में काम करने में सीरियस हो। और ऐसे बंदे जो इस बारे में सोच रहे हो कि भाई 10 साल तक छोड़ देंगे, पता नहीं यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो वो वो कंपनीज चाहती होती हैं कि यार एक ऐसा एग्रीमेंट कर ले ताकि कंपनी को श्योरिटी हो कि यार ये एम्प्लॉय लंबा टाइम के लिए जाएगा हमारे साथ ना। ये चीज जो होती है, दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का नहीं है कि टॉलरेट एन एक्ट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, उसका पर्पस कुछ और है। क्या पर्पस है? टू डिस्करेज द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम टेकिंग अप द एम्प्लॉयमेंट। मेरी बात समझ में आई? सो फॉरफीचर ऑफ सैलरी इज नॉट taxable, not taxable as consideration for the services of agreeing to tolerate an act or situation। ठीक है। लेट पेमेंट सरचार्ज और फी, मैंने अभी बताया था कि अगर आपने देखा होगा कई पार्टीज, कई कंपनीज क्या करती हैं, लेट पेमेंट, लेट फी चार्ज करती है। जब आप कभी पेमेंट लेट करते हो, डिले कर देते हो, तो कंपनी दूसरी कंपनी से क्या करते हैं, दूसरे कस्टमर से क्या चार्ज करते हैं? लेट फी चार्ज करते हैं, फी पेनल्टी चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं भाई? क्यों? इसलिए चार्ज करते हैं कि भाई हम आपको एक्टिविटी को बर्दाश्त कर रहे हैं, यस और नो, कि आप हमें पेमेंट लेट दे रहे हो, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हालांकि हमारी और आपकी एग्री हुआ था कि ये ड्यू डेट तक पेमेंट दे देना, अगर आपने नहीं भी दिया तब भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे केस में ये जो बर्दाश्त करने वाला काम है, दिस इज सर्विस। और बच्चों, ये नेचुरली बंडल हो जाता है जब एक पर्सन किसी पर्सन को गुड्स की पेमेंट मांगता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन करता है, इसीलिए ये भी सर्विस बन जाती है। और ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्पोजिट सप्लाई। बच्चों याद है ना, जहां पे हमें प्रिंसिपल वाला जीएसटी रेट लगा दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो लेट फी पेनल्टी होगी, ये वाली लेट फी पेनल्टी इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी, इस पर चार्जेस लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा। फिक्स चार्जेस फॉर पावर, आपने देखा होगा बिजली वाली कंपनीज जो होती हैं वो आपसे फिक्स चार्जेस लेती हैं, है ना। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो होती हैं वो आपसे एक फिक्स चार्जेस लेती हैं, चाहे आप बिजली यूज करो या ना करो, वो पेमेंट तो देनी पड़ेगी। सो बिजली के फिक्स चार्जेस हो या वेरिएबल चार्जेस हो, बिजली पे जीएसटी लगता ही नहीं, बिजली पे जीएसटी लगता ही नहीं। इस वजह से ये जीएसटी के लिए लायबल होएगा ही नहीं अमाउंट। समझ गए मेरी बात? आगे आ जाओ। तो दोस्तों कैंसलेशन चार्जेस, अब कैंसलेशन चार्जेस के बारे में बताओ। गवर्नमेंट कहता है कि भाई अगर आपने अपनी एयर टिकट कैंसिल करा ली या रेलवे टिकट कैंसिल करा ली, या आपने कोई भी कभी भी आपने कुछ चीज़ बुक करी हो और आप बाद में कैंसिल करा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या लेती हैं? चार्जेस ले लेती हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन कैंसिलेशन के चार्जेस ले लेती हैं, क्या वो पेमेंट मानी जाएगी? क्या उस पेमेंट पे जीएसटी जाना चाहिए? गवर्नमेंट ने ये बात को क्लैरिफाई किया और कहा कैंसलेशन चार्जेस में बिल्कुल जीएसटी लगेगा, बिकॉज वो अलाउ कर रहे हैं, कौन? वो ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रही है कि अगर आप कैंसिल करते हो तो हम आपसे इतनी पेमेंट पे ये एक्ट बर्दाश्त कर लेंगे। मेरी बात को समझो, एक्ट को, तुम्हारी एक्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो टॉलरेट कर रहे हैं इस एक्ट को, और उसके बदले में तुमसे पैसे ले रहे हैं। क्या कि भाई अगर तुमने 3000 रुपए की टिकट खर्च करी थी और तुम आज 10 दिन पहले ये बोल रहे हो कि मेरे को टिकट कैंसिल करनी है, तो उस 3000 रुपए में से 500 रुपए हम तुमसे चार्ज कर लेंगे और बाकी 2500 रुपए का रिफंड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सप्लाई है, ये कंसिडरेशन माना जाएगा और इस पर जीएसटी लगेगा। कितने पर? 500 रुपए पर। मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्यों? क्योंकि देखो पर्पस बहुत क्लियर है कि यहां पर वो बंदा जो है ना, वो पार्टी जो है, वो आना तो चाहती थी, बुकिंग तो इसीलिए कराई थी, बट आज वो कैंसलेशन के हम आपसे चार्जेस ले रहे हैं, तो इस पर जीएसटी जरूर लगेगा। बट अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बायर
पैसा दे देता है और बायर आगे के टर्म्स को फुलफिल नहीं करता, तो सेलर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पैसा आया था, अर्नेस्ट मनी, एडवांस मनी, उसको क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। पता है ना आप लोगों को, जब सेलर इस पैसे को जब्त कर लेगा, अगर आगे तुमने पैसे ना दिया तो क्या इस पर भी जीएसटी लगेगा? बिकॉज ये भी कुछ कैंसलेशन चार्ज की तरह है। कहता है नो। क्यों? क्योंकि ये कैंसलेशन चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे पर्पस अलग है। सेलर बायर से पेमेंट इसलिए नहीं लेना चाहता कि ये कैंसिल कर दिया आपने डील ना, वो इसलिए आपसे ये बात पहले से क्लियर करके रखता है कि भाई आपको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आपने मुझे एडवांस मनी दे दिया और कल को आपने मुझे पूरी पेमेंट आगे टाइम पे नहीं दी। तो वो इसलिए कहता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जो बायर है वो बिल्कुल ऐसे कोई बायर है, फालतू के बायर है, सीरियस बायर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सीरियस बायर। मतलब दे वॉन्ट टू मेक द पेमेंट, दे वॉन्ट टू बाय द हाउस, हाउस खरीदने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। मेरी बात समझो, फर्क है दोनों चीजों में। अगर बायर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पेमेंट दे देता है और बाद में इस एग्रीमेंट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ब्रीच कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब वो मना कर देता है कि मुझे आगे पेमेंट नहीं देनी है, तो ऐसे केस में इस ब्रीच पर वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो जो अमाउंट रखता है अर्नेस्ट मनी, वो फोरफीट कर लेता है, तो ये फोरफीचर पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसका लॉजिक सिंपल है ये कि क्योंकि ये जो पेमेंट चार्ज करने वाला, फोरफीट करने वाला कानून है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि आपके अंदर डर रहे, बायर के अंदर डर रहे, नॉन सीरियस बायर्स को डिस्करेज किया जाए। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही वो जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट था बॉन्ड वाला, है ना, उसमें भी यही बात थी कि नॉन सीरियस एम्प्लॉइज को डिस्करेज किया जाए। एग्जैक्टली वैसे ही नॉन सीरियस बायर्स को, ये बात यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ये वाला टॉपिक जो है, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को मोटा मोटा कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं, वो क्लैरिफिकेशंस हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए। ठीक है एवरीवन, चलो आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। बच्चों, चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर एक छोटा सा कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर के अंदर छोटा सा एक अमेंडमेंट है, और वो ये सेक्शन 10 के अंदर वो कुछ नेगेटिव आइटम्स थी ना, जिसको आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते हुए आप नहीं कर सकते थे। मतलब आप कंडीशंस में बोलते थे कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो, तो जिसमें आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और क्या बोला था, एयरेटेड वाटर्स बोला था। उसके अलावा क्या, उसके अलावा कुछ आइटम्स और पिछले साल आ गई थी, वो थी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन रूफिंग टाइल्स। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इसी के अंदर और आइटम ऐड करने पर आया फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। ठीक है, फ्लाई ऐश से रिलेटेड जो भी आइटम्स हो, सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं, ब्लॉक्स भी हो गई और फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स भी हो गए, ये सब बच्चों इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कवर्ड है। और गवर्नमेंट ने कहा इस केस में भी कॉम्पोजिशन स्कीम इनको नहीं मिलेगा, समझ गए, इनके मैन्युफैक्चरिंग पर। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। बच्चों, अपने नोटिफाइड सर्विसेज याद है आपको? बस सर लास्ट टाइम, लास्ट रिक्वेस्ट, गा दो वो जो रिवर्स चार्ज कैटेगरीज में आपको पढ़ाता हूं, वो रिवर्स चार्ज कैटेगरीज में जहां पे जीटीए की सर्विस के बारे में बात की गई है, वहां पर स्पेशली लिखा गया है सप्लायर वो जीटीए जो हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। इस लाइन को काट देना, क्योंकि ये लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया। कहता है रिवर्स चार्ज में हमेशा रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी अगर 6% दे रहे हैं, यानी 6 और 6 12 दे रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला ये वाली लाइन हटा दो, डिलीट कर दो, तो मैंने ये लाइन डिलीट करवा दी, हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, अब इसी चीज के अंदर बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। फर्दर, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 and exercise the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge। गवर्नमेंट कहता है, कह रहा है ये जो जितने भी हम लोगों ने बातें पढ़ी हैं, कह रहा है नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ GTA in relation to transport of goods supplied by him under a forward charge। in relation to transport of goods supplied by him under a forward charge। गवर्नमेंट कहता है अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017, सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है सीजीएसटी एक्ट में, ठीक है, जीटीए सप्लायर ने, एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे द सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम
अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अगर वो खुद रजिस्ट्रेशन करवा के डिक्लेयर करता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज देना चाहता हूं तो वो दे सकता है। एंड सप्लायर हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट चार्जिंग CGST एट एप्लीकेबल रेट एंड हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ऑन सच इनवॉइस। देखो इस 6% को हटाने का एक और मकसद है, फ्यूचर में कभी भी जीएसटी के रेट चेंज किए जा सकते हैं, इसलिए ये बात हटाई दो कि जीएसटी CGST 6% लगेगा, यानी 6 और 6 12 तो ही फॉरवर्ड चार्ज होगा, तो अदरवाइज कुछ और होगा, तो ये नहीं है रिवर्स चार्ज होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे केस में बस फॉरवर्ड, अगर आप फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहते हो, यानी जीटीए को बोल रहा है, अगर फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहते हो तो बस आपको डिक्लेरेशन देनी है कि हाँ आप फॉरवर्ड चार्ज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आप ये बात बता देते हो कि आप फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहते हो। नंबर 2, सप्लायर हैड इशूड अ टैक्स इनवॉइस, सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस बनाया टू द रेसिपिएंट चार्जिंग CGST एट एप्लीकेबल रेट्स एंड हैज मेड, अब ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज है तो मैं आपसे जो भी GST रेट एप्लीकेबल होगा वो मैं आपसे चार्ज करूंगा और गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, हाँ या ना, हाँ या ना एवरीवन। और ऑब्वियसली वो चीजें, क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड चार्ज की बातें हैं, दोनों ये फॉरवर्ड चार्ज की बातें हैं, तो ये फॉरवर्ड चार्ज वाली बातें रिवर्स चार्ज वाले के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? इसलिए उनको अलग कर दिया और इसलिए बोल दिया कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू दीज, है ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज वालों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपको याद होगा सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट वाले में, जहां पर आपने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी अगर सर्विसेज दे रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को, हाँ, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। अच्छा, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थी, है ना, जहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देते हो तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अच्छा, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज देते हो तो गवर्नमेंट ने ये लैंग्वेज को डिलीट कर दिया, कहा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ही क्या, कोई भी तरह की सर्विसेज, कोई भी तरह की सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, अगर आप दे रहे हो बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज, है ना, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट वगैरह, तो गवर्नमेंट ने कहा ये बात मेंशन करने की जरूरत नहीं है कौन सी सर्विसेज, सर्विसेज पर अगर जीएसटी लगता होगा तो फॉरवर्ड ही लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। बात कर रहा है, एग्जाम्पल्स हटाए हैं, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेम है, कोई और चीज अमेंड नहीं करी है, सिर्फ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया जाता था ना, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज एनफ। इज दैट क्लियर? बाकी सब कुछ सेम। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेजिडेंशियल, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। बच्चों, अगर मैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रेजिडेंशियल वाली प्रॉपर्टी, अगर मैं रेजिडेंशियल पे रहने के लिए अगर मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता हूं, गवर्नमेंट कहता है इस पर भी लगेगा आज के बाद से रिवर्स चार्ज। तो एक नई सर्विस ऐड कर दी गई है, ध्यान से सुनना, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस अगर आप देते हो तो ये तो एग्जेम्प्ट है, जो हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। रेजिडेंशियल पर्पस मतलब अनरजिस्टर्ड को दिया गया होगा। अब यहां पे बात हो रही है अगर आप रजिस्टर्ड को देते हो, रजिस्टर्ड किसी पर्सन को देते हो रेंटिंग की सर्विस, तो ऐसे केस में इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हो गई हमारी चैप्टर 3 के अमेंडमेंट्स। हाँ जी, अब चैप्टर 4 एग्जेम्पशंस की तरफ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, देखो सबसे पहले तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वो जो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज हट नहीं गया, वो वाली लाइन हट गई है। तो वो लाइन जहां जहां पे भी करेक्टेड थी वो सब जगह से हटा दी गई है। तो सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपने वो एग्जेम्पशन में भी पढ़ा होगा, अगर वो सर्विसेज देते हैं एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, तो ये वाली लाइन वहां से हटा दी गई है, ठीक है, कानून से। फिर ऐसे ही जहां जहां पर भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज देने की बात हो रही है और वहां पर लिखा होगा कि ये एंट्री एप्लीकेबल इस पे नहीं है, तो उसमें स्पीड पोस्ट वाली लाइन हटा दी गई है, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगेन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी था ना, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सर्विस देते हैं, तो ऐसे केस में भी बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे एप्लीकेबल वो चीज़ नहीं होगी। ये बात मेंशन की गई थी, बट अगेन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसमें आगे जो वो लिखे हुए थे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, वो लाइन हट गई है, तो इसलिए वो अब एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से जहां पर भी गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है, वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5000, ये एग्जेम्प्ट होगा। बट कहा कि अगर ये वाला होगा तो ये टैक्सेबल होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वाला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला। बट इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, वो लाइन ही हटा दी गई है। इसका मतलब है अब से उन सब पे टैक्सेबल लगेगा, कोई भी तरह की सर्विसेज हो अब वो टैक्सेबल होंगी। अच्छा,
नेक्स्ट इज, एक तो ये हो गया जहां जहां पर भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली लाइन हटनी थी, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आप रेंटिंग पर्पस के लिए देते हो, है ना, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो तो एग्जेम्प्ट होता है। बट आप देखो ध्यान से, अगर आप किसी रजिस्टर्ड बिजनेस को देते हो तो गवर्नमेंट कहता है इस पर टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? इस पे टैक्स लगेगा। आपने देखा यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर अभी रिवर्स चार्ज के अंदर। तो रिवर्स चार्ज के अंदर जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी डाल दिया कि रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी लगेगा। इसीलिए इसमें लिखा कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वैसे तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर एक्सेप्ट इन केस वेयर इट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन तो ऐसे केस पे जीएसटी लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग्स। हम लोगों ने ये बात तो पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर आप पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो, बाय एयर देते हो, इन इकोनॉमी क्लास, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बागडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल। इन एरियाज में अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाती है तो गवर्नमेंट कहता था ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनफैक्ट नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पर भी एग्जेम्प्ट किया गया था, स्टेज कैरेज पे भी एग्जेम्प्ट किया गया था। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में। बट इसी में ही अगर आपको याद आ रहा हो, गवर्नमेंट ने ये बात मेंशन कर दी है आपसे कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दो तो ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। अगर यही बी और सी वाली सर्विसेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, हाँ, या स्टेज कैरेज, अगर कोई ऐसी बसेस आप हायर करते हो, हाँ, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री बी एंड सी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी। अगर सर्विसेज किससे ली है? ईसीओ से ली है, क्योंकि ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। कौन लायबल है? ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। इज दैट क्लियर? फिर बच्चों आपको याद आ रहा होगा सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ फॉलोइंग गुड्स, रिलीफ मटेरियल वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था ना। इसके अंदर ना रेलवे इक्विपमेंट्स के ऊपर अब से जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कह दिया रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स, अगर आप आज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हो तो ये अब से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए। जीटीए जो सर्विसेज दे रहा है इन केस इन गुड कैरेज, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो एग्जेम्प्ट होता है ना। बी और सी ये पॉइंट आपको ध्यान आ रहे होंगे। 1500 रुपए तक, 1500 रुपए तक अगर आप सिंगल कंसाइनमेंट में लेके जाते हो एक कंसाइनी के लिए तो आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। सॉरी, एक कंसाइनी के लिए नहीं, मल्टीपल कंसाइनीज के लिए 1500 रुपए तक एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर सिंगल कैरेज में आप एक कंसाइनी की बात करें तो 750 रुपए तक एग्जेम्प्ट रहेगा। ये लाइन ही हट गई है। इसका मतलब है वैल्यू चाहे 750 हो, चाहे वैल्यू क्या हो, 1000 रुपए हो, 1500 हो, 2000 हो, अब से ये टैक्सेबल है। अब से जीटीए की सर्विसेज ये वाली इस केसेस में जो 1500 और 750 लिखे जाते थे, ठीक है, वो अब से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग, स्टोरेज वेयर हाउसिंग की सर्विसेज देना, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये इनके लिए एग्जेम्प्ट होता था। इज दैट क्लियर? और अभी आगे भी एग्जेम्प्ट थे, नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, मतलब गुड़ वगैरह, ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा था। बट अब से सिर्फ 4 ही चीजों पर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट रहेगा। कौन कौन सी? सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट्स इट। बिल्कुल नेसेसिटी आइटम, बाकी इतनी नेसेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट कहता है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन पर ही एग्जेम्पशन देंगे, बाकी सब टैक्सेबल। बच्चों आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर वाली सर्विस, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, है ना। बट एग्रीकल्चर सर्विसेज के अंदर एक फ्यूमिगेशन की सर्विस होती थी। फ्यूमिगेशन की सर्विसेज वही पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल करना। वेयर हाउसिंग में भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जहां वेयर हाउसिंग होती थी वहां पे फ्यूमिगेशन सर्विस दी जाती थी, वो भी एग्जेम्प्ट होती थी। बट गवर्नमेंट ने ये लाइन अब से हटा दी है। इसका मतलब है फ्यूमिगेशन प्रोसेस अब से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इज दैट क्लियर? हेल्थ केयर सर्विसेज बच्चों आपको पता ही एग्जेम्प्ट होता था। हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट ने अब से इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। अगर आप कोई रूम दिलवा रहे हो, ऑब्वियसली क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल्स अगर रूम दिला रहे हैं पेशेंट के लिए या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के लिए, सो ऐसे केस में आपने देखा होगा ना, कई बार वार्ड से वो जो क्या कहते हैं आईसीयू वार्ड से या सीसीयू वार्ड से क्या करते हैं, वहां से उसको पेशेंट को लेकर जाते हैं और रूम में शिफ्ट कर देते हैं और रूम के चार्जेस लगाते रहते हैं। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के रूम के चार्जेस हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने कहा आप अगर अदर देन आईसीयू या अदर देन सीसीयू यूनिट, अगर आपका कोई खर्चा होता है, ठीक है,
रूम का कोई खर्चा होता है, तो रूम का रेंट पता कितना है, 5,000 रुपये से ज़्यादा पर डे, तो ऐसे केस में इस पर जीएसटी लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा। रूम चार्जेस पे अब से जीएसटी है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी होना भी चाहिए। बड़े ऐश कर रहे थे फोर्टिस और ये मैक्स हॉस्पिटल और ये सब, इतने इतने चार्जेस ले रहे थे पर डे के, इस पर अब से जीएसटी है, तो मतलब और महंगा हो जाएगा, ठीक है, होटल रूम की तरह। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज। इस लाइन को डिलीट करके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा तरीके से लिख दिया। देखो पहले लिखा था सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज, ऐसे लिखा गया था। तो अब गवर्नमेंट ने इसको लाइन को इस तरीके से लिखा है दैट सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स, आर्ट्स कल्चर, ठीक है, आर्ट्स कल्चर या फिर स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि अगर हम आपको ट्रेनिंग, कोचिंग की सर्विस देते हैं इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, कल्चर या बाय एन इंडिविजुअल, आर्ट कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, जो कि यहां पर लिखा हुआ था सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर। अब चाहे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो ट्रेनिंग दे रही है, वो ट्रेनिंग कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही हो, कोई कंपनी भी दे रही हो, तब भी एग्जेम्प्ट होता था, बट गवर्नमेंट ने कहा बाय एन इंडिविजुअल, इट मींस कोई सिंगल पर्सन, प्रोप्राइटर ये सर्विसेज दे रहा है अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात तो पहले भी यही लिखी हुई थी, अभी भी यही है, सिर्फ वो वहां से हटकर यहां पर इस तरीके से आ गई, तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है जी। अब देखते हैं न्यू एग्जेम्पशंस इंट्रोड्यूस्ड। अब कौन कौन सी नई एग्जेम्पशंस आ गई हैं, ये भी देखनी बहुत जरूरी है, आओ जरा देखते हैं। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो सर्विसेज नहीं है, वो स्पीड पोस्ट वगैरह, वो तो लाइन ही हट गई। तो इसका मतलब है अब वहां पर ये मतलब था रिवर्स चार्ज में कि ये फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उन सब चीजों पे लगेगा, ठीक है, वो वाले तो हो गया। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट भी होती थी, है ना। गवर्नमेंट ने कहा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज अब से सिर्फ यही वाली जो है एग्जेम्प्ट रहेंगी। कौन सी वाली? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। ये जो ऑर्डिनरी पोस्ट है, पोस्ट कार्ड वगैरह, ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बाकी सारी सर्विसेज अब से क्या होंगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली टैक्सेबल होंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? और उस पर भी क्या लगेगा अब से, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज तो नहीं लगेगा। समझ गए बात? नेक्स्ट, तो अब देखते हैं टूर ऑपरेटर सर्विसेज। अगली सर्विस है टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया। बच्चों आप लोगों को याद होगा टूर ऑपरेटर सर्विस जो होती है ना, अगर वो टूर ऑपरेटर सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, अगर वो कहां पे दे रहा है, किसको दे रहा है, फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है, बाहर जाने के लिए। बट ऐसा हो सकता है कि फॉरेन टूरिस्ट को जो सर्विसेज दी जा रही हो कुछ बाहर जाने के लिए कुछ इंडिया में हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे केस में ना हमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शनेटली निकालना होगा कि कितना बाहर से रिलेटेड है, क्योंकि जितना बाहर से रिलेटेड है वो एग्जेम्प्ट है और जितना इंडिया से रिलेटेड है वो टैक्सेबल है। तो बाहर से रिलेटेड कितना है वो एग्जेम्पशन हमें निकालनी होगी, वो प्रोपोर्शन में निकालना होगा। वो हमें कैसे करना होगा? सो मान लो अगर आप कोई फॉरेन टूरिस्ट को टूर बेचते हो और उसमें कुछ 3 दिन इंडिया के हैं और 3 दिन बाहर के हैं, तो ऐसे केस में 50-50 करना होगा। ऐसे केस में 4 दिन बाहर के 3 दिन यहाँ के, तो 4/7 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होगी, बट उसको कंपेयर भी करना है। देखो लिखा है टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज पार्टली परफॉर्म्ड इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। ये एग्जेम्प्ट है। However, the value of tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charge for the entire tour which is equal to proportion which is the number of days for which tour is performed outside India has to total number of days comprising the tour or 50% of the total consideration charge for the entire tour whichever is less। तो आपको चेक करना होगा कि कितना प्रोपोर्शन बाहर ट्रेवल कर रहे हैं जिससे कनेक्टेड है टूर बाहर से, और वो वाला प्रोपोर्शन या फिर 50% ऑफ द कंसिडरेशन विचएवर इज लेस, वो आपको जो होएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्दर इन मेकिंग द अबव कैलकुलेशन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स, अगर 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा के लिए अगर आप कहीं पर भी ट्रेवल करते हो, जैसे आप बाहर हो 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा के लिए, तो उसको पूरा एक दिन मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। फॉरेन टूरिस्ट का मतलब है जहां पर कोई ऐसा टूरिस्ट जो कि इंडिया में आया बट वो 6 महीने से ज्यादा इंडिया में नहीं रुका, हम उसको फॉरेन टूरिस्ट बोलते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे बेटा वही जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग 180 डेज की बात करते थे ना, 182 डेज, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे 6 महीने बोल रहा है, ठीक है। अ टूर ऑपरेटर एग्जाम्पल के तौर पे प्रोवाइडिंग अ टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज टू अ फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। और क्या सर्विस दी? 3 दिन इंडिया में, 2 दिन बाहर नेपाल। तो ऐसे केस में जो 2 दिन है ना, और कंसिडरेशन कितना, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 2/5 कितना हो गया? 40,000। 40,000 या फिर 50,000। 50,000 कैसे? 1 लाख का 50%, विच एवर इज लेस, वो एग्जेंट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 60,000 रुपये पे जीएसटी लगेगा। ऐसे ही 2 डेज इन इंडिया है, 3 डेज इन नेपाल है, तो क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 60,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये, विच एवर इज लेस, वो एग्जेंट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 दिन इंडिया, 3 दिन नेपाल, तो क्या करेंगे? यहां पर जितना नेपाल से रिलेटेड है कितना निकालेंगे? 3/5.5 ऑफ 1 लाख, वो इतना अमाउंट एग्जेंट हो जाएगा, बाकी प्रोपोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट, गवर्नमेंट ये जो ट्रक्स लेकर जाते हैं ना, उनको नेशनल परमिट देता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को लेके जा सकते हो, गुड कैरेज को देते हैं, ट्रक ऑपरेटर्स को देते हैं, नेशनल परमिट देते हैं। और वो नेशनल परमिट जो देना होता है ना, ग्रांटिंग, दैट इज अ सर्विस, बट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। ये अभी से नहीं है, ये पहले से ही होगा, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये पहले से ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, तो ये तो इंट्रोड्यूस हुई थी नई वाली, ठीक है। अब कुछ एग्जेम्पशन हैं जो एग्जेम्प्ट हो गई हैं, मतलब सॉरी टैक्सेबल हो गई हैं। सर ध्यान से सुनना, अब से ये कुछ सर्विसेज टैक्सेबल हो गई हैं। होटल, इन्स, गेस्ट हाउस के लिए जो हम लोग सर्विसेज पढ़ते थे, वो 1,000 रुपये पर डे वाला, कि 1,000 रुपये से कम होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, है ना, 1,000 रुपये तक वाला वो एग्जेम्प्ट होगा, वो खत्म हो गया। अब से चाहे होटल रूम 200 रुपये का ही क्यों ना हो, टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय आरबीआई, सर्विसेज बाय आरबीआई अब से टैक्सेबल होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईआरडीए अब से टैक्सेबल होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी अब से टैक्सेबल होगा। सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है, बाय आईआरएफसी, वो भी अब से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। सर्विसेज बाय लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स, जो एफएसएसएआई करती है ना, वो सब सर्विसेज क्या होंगी? अब से टैक्सेबल होंगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू जीएसटीएन, जो भी सर्विसेज जीएसटीएन देता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी अब से क्या होगी? टैक्सेबल होंगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस, ये बात हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी, ये भी क्या हो गई है? टैक्सेबल होगी। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी अब से क्या होगी? टैक्सेबल होगी। कॉर्ड ब्लड बैंक वाली सर्विस एक टैक्सेबल होगी। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो भी बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी देता है, वो जो वेस्ट को ट्रीट करने के लिए फैसिलिटी देता है एक कंपनी, किसको? हॉस्पिटल्स को, तो वो सर्विसेज भी अब से क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी। समझ गए बात? इज दैट क्लियर? नाउ clarification regarding to applicability of GST on supply of food in आंगनवाड़ीज and schools। वो जो होता नहीं है स्कूल्स के लिए, आपको बताया गया था कि स्कूल्स की जो सर्विसेज होती है ना, उसमें फूड की सर्विस देते हैं, केटरिंग सर्विस, वो एग्जेम्प्ट होती है। प्री स्कूल और अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट होती है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। आंगनवाड़ीज जो होते हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन के अंदर ही कवर होते हैं, इसलिए इस पर भी जीएसटी लगेगा, सॉरी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज एज टू वेदर सर्विंग ऑफ फूड इन स्कूल्स अंडर मिड डे मील स्कीम, ये आपने सुना ही होगा, अंडर मिड डे मील स्कीम वुड बी एग्जेम्प्ट इफ सच सप्लाईज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट। पॉइंट क्लैरिफिकेशन इस चीज में दी जा रही है, अगर ये गवर्नमेंट ने फंडिंग दे रखी हो मिड डे मील्स वगैरह के लिए, तो क्या अभी भी ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी या वो टैक्सेबल हो जाएंगी? तो गवर्नमेंट ने बोला अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से या कॉर्पोरेट से कोई डोनेशन मिलता है, तब भी ये एग्जेम्प्ट ही रहेगा। याद रहेगा दोस्तों, एग्जेम्प्ट रहेगा, हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। इज दैट क्लियर? ये वाला आप लोगों ने पढ़ा था ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम वगैरह वगैरह, और इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कोई भी केटरिंग सर्विस देंगे ना, केटरिंग सर्विस अगर देंगे स्कूल्स को अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। याद आ रहा है सब कुछ? फिर इसके बाद इसके अंदर बस ये बात क्लियर कर दी गई है, आंगनवाड़ीज आर ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये लोग भी अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव करते हैं, कॉर्पोरेट डोनेशन रिसीव करते हैं, और इस वजह से वो आपको मिड डे मील स्कीम देते हैं बच्चों को, तो गवर्नमेंट कहता है इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर कंसिडरेशन आर रिसीव इन डेफर्ड पेमेंट। बच्चों, अगर
अगर आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट कोई रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये बात क्लैरिफाई की है, अगर हम रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके लिए डेफर्ड पेमेंट मांग रहे हैं, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट, एन्युटी, तो गवर्नमेंट ने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सर टोल की अगर सर्विस है तो टोल सर्विस पे जीएसटी नहीं है, बट ये जो जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विस होगी उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विस जीएसटी लगेगा। इज दैट क्लियर? आगे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स। बच्चों वो जो गवर्नमेंट बोर्ड्स नहीं होते, जो सीबीएसई जैसे होती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल और स्टेट के बोर्ड्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के, मतलब इस एग्जामिनेशन के वो डिग्रीज देते हैं, है ना। तो एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। सो एक्चुअल में ये बोर्ड्स जो है ना, अपनी तरफ से सर्टिफिकेट्स देना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाना विद फी, ऐसा नहीं फ्री में होता है, सबके लिए पैसे, एडमिशन चार्जेस लेना, ये सब गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी कि अब से इन पर, अब से नहीं, इनफैक्ट पहले से ही, ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, ये सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज बोर्ड्स जो भी तरह की एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह सर्विसेज दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्विसेज देता है, तो ऐसे केस में वो कोई उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात क्लैरिफाई कर दी गई है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये एग्जेम्प्ट है, ये बात पहले भी पढ़ी हुई थी, सिर्फ क्लैरिफिकेशन चल रही है। Clarification regarding to applicability of GST on services supplied by state government to their undertakings or PSU by way of guaranteeing loans taken by them। बच्चों आपको याद होगा, ये बात भी हम लोगों ने पहले पढ़ी है कि अगर सर्विसेज दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू देयर अंडरटेकिंग्स, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सर्विस दी गई है जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, हाँ, और वो लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, गारंटिंग लोन्स टेकन बाय देम, लोन लिए उन्होंने और स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे रहा है, तो ये एक सर्विस है, हाँ या ना, ये एक सर्विस है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला ये सर्विस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट की गई है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस समझ में आई ना, कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, जो उनकी अंडरटेकिंग्स ने क्या ले रखा है, लोन, तो उसकी लोन की गारंटी दे रहा है, वो गारंटी देना इज ऑल्सो अ सर्विस, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट ने कहा इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात पहले भी पढ़ी थी हमने। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कोचिंग सर्विस सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस and NGOs, non-government organization under central sector scheme of scholarship for the students with disabilities। गवर्नमेंट ने बोला फ्री कोचिंग सर्विस अगर हम लोग देते हैं, चाहे हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम एनजीओज हैं, और इस स्कीम के अंदर देते हैं सेंट्रल स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये एग्जेम्प्ट रहेगा, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर कोचिंग सर्विसेज पे वैसे तो जीएसटी लगता है, बट कोचिंग सर्विसेज, अगर कोचिंग सर्विसेज इस स्कीम के अंदर सर्विसेज दे रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए अगर कोई काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इसका खर्चा एग्जेम्प्ट कर दिया और कहा इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन ओवरलोडिंग चार्जेस ऑन एट टोल प्लाजा। तो भाई टोल पे कई बार जो ट्रक्स होते हैं जब ओवरलोड होते हैं तो वो लोग उनको टोल पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं एक जगह पे ब्रिज में या रोड पे एंटर करने के लिए। तो वो जो टोल दिया जाता है उस टोल पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि अगर आपसे वो भी होता है ना, उसके अंदर ये भी आता है कि फास्टैग, अगर आपका फास्टैग वाला वो प्रिंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो डबल चार्जेस लिए जाएंगे। ये लोग भी मिनिस्ट्री ले रही है आजकल, वो जो टोल पे हाईवे में अगर वो फास्टैग नहीं लगा हुआ तो आपसे डबल चार्जेस लेंगे। वो डबल चार्जेस पे भी कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो है तो टोल चार्जेस ना, यस और नो, उसका और कोई पर्पस तो है नहीं, तो इसलिए इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू अ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। कई बार ऐसा होता है, कई बार स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर मैं दिल्ली में बात करूं, दिल्ली में जो दिल्ली वाली बसेस हैं, उन बसेस वाली जो गवर्नमेंट बसेस हैं, दिल्ली गवर्नमेंट बसेस, उन बसेस को मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को और कुछ बसेस की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केस में लोग प्राइवेट वालों से हेल्प ले लेते हैं किराए पर। सो अगर प्राइवेट वालों से कभी किराए पर इन्होंने व्हीकल्स ले लिए गवर्नमेंट ने, तो ऐसे केस में जितनी भी व्हीकल्स वो ली गई होंगी, वो सर्विसेज, वो हायर पर जो चार्जेस दिए जा रहे होंगे, वो हायर चार्जेस फुली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। समझ गए बात? सो ये बात क्लैरिफाई की गई है
कि गिविंग ऑन हायर का मतलब है रेंटिंग ऑफ द व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट ने रेंट पे लिया है व्हीकल्स, गवर्नमेंट ने रेंट पे व्हीकल्स ली है, मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स ने, लोकल अथॉरिटीज ने रेंट पे व्हीकल्स ली हैं किसी प्राइवेट से, तो गवर्नमेंट ने कहा इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन, fees charged for entrance or the fees charged for issuance of eligibility certificate for admission or for issuance of migration certificate by educational institution। तो आपने कभी नोटिस किया हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या करता है, क्या सर्विसेज देता है? सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी और सर्विसेज भी देता है, जैसे वो फी चार्ज करता है फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एडमिशन के लिए वो फीस चार्ज करता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको अगर माइग्रेट होना है, ठीक है, किसी और स्कूल में जाना है, उसके लिए भी वो फीस चार्ज करते हैं। सर वो जो फीस चार्ज की जाती है वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही आता है। अब वो कोई भी तरह की सर्विसेज दे रहे हो, यार को अगर आपको ये लैंग्वेज आपको दिख रही हो, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, इट मींस कोई भी तरह की सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। इज दैट क्लियर? सो कोई भी सर्विसेज जो अगर वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेडवेज हेड टू रेलवे साइडिंग या बेनिफिशिएशन प्लांट एटसेट्रा बाय व्हीकल्स डिप्लॉयड विद ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो आपको वो याद होगा सर्विसेज बाय फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जाए ना तो वो एग्जेम्प्ट होती है, एक्सेप्ट बाय जीटीए एग्जेम्प्ट नहीं होता, और कोरियर वाले सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होते, वो दोनों टैक्सेबल होते हैं। वैसे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ये एंट्री नंबर 18 उसी के बारे में बात कर रहा है, बट गवर्नमेंट कहता है कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट तभी रहेगी जब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ही होनी चाहिए, यानी इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा यूजुअली इन सच केसेस द व्हीकल सच एज टिपर्स, डंपर्स, वो होते हैं बड़े बड़े डंपर्स होते हैं, जो आपके कूड़े वाला जो डंपर आता है, जो सामान मतलब कूड़े का जो गंदगी होती है वो नीचे फेंकने के लिए उसको डंप करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डंपर्स, टिपर्स, लोडर ट्रक एटसेट्रा आर गिवन ऑन हायर टू द माइनिंग लीज ऑपरेटर्स। कई बार क्या किया जाता है, ये हायर पर दे दी जाते हैं माइनिंग लीज ऑपरेटर्स को, और जिसमें जो फ्यूल के खर्चे होते हैं वो रेसिपिएंट यानी माइनिंग ऑपरेटर खुद देखेगा। ठीक है, द व्हीकल्स विद ड्राइवर आर एट डिस्पोजल ऑफ माइनिंग लीज ऑपरेटर्स। तो आप माइनिंग लीज ऑपरेटर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं आपको ट्रक किराए पर दे देता हूँ, हायर पर दे देता हूँ, आपको बोलो ड्राइवर के साथ चाहिए, ड्राइवर के साथ मिल जाएगा। द व्हीकल विद ड्राइवर आर एट डिस्पोजल ऑफ माइनिंग लीज ऑपरेटर, मतलब जो व्हीकल है विद ड्राइवर वो ही करेगा काम जो माइनिंग लीज ऑपरेटर बोलेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स विद इन द माइन एरिया एज पर हिज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट कहता है ये सर्विस फिर ये रेंटल सर्विसेज है, सर्विसेज आर कॉल्ड एज रेंटल, ये सर्विस रेंटिंग की है, और रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी इट इज अ सप्लाई, इस पर जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर सारा कुछ तो वो डिटरमाइन कर रहा है। हाँ, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती तो इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर मैं आपको ये आपके हिसाब से नहीं चलता, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, बट आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मतलब मैं रूटीन बनाऊं और मैं बताऊं कि कब मैं यहां से निकलूंगा और कब लेकर पहुंचूंगा, वो नहीं। अगर सारा डिसाइड करने वाला कौन है, रेसिपिएंट है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है इस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये रेंटिंग ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेंटिंग ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इज दैट क्लियर एवरीवन? So the person who gives vehicle on rent with operator cannot be said to the supplying of service by way of transportation of goods. हम transportation of goods नहीं बोल सकते। Accordingly, it is clarified that such renting of trucks and other freight vehicles with driver for period of time is service of renting of transport vehicles with operator and not service of transportation of goods by road. So consequently, it is not eligible for exemption. Exemption नहीं मिलेगी, इसका मतलब है इस पर GST लगेगा। Next, clarification regarding on GST on payment of honorarium to the guest anchors. यार आपने देखा ना, कई बार शोज के अंदर गेस्ट एंकर्स को बुलाया जाते हैं, है ना, कई बार लास्ट में जब फाइनल्स होते हैं तो फाइनल्स में भी एंकर्स को बुलाए जाते हैं। तो वो जो एंकर्स फाइनल में मतलब कभी भी कोई फाइनल स्टेज कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई टीवी चैनल का कोई प्रोग्राम है और वो चैनल पे फाइनल स्टेज पे हम पहुंच गए, तो क्या किसी एंकर को बुलाया जाता है, ठीक है, और उसको ऑनरेरियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑनरेरियम। तो वो जो ऑनरेरियम दिया जाता है उस बंदे को विजिटिंग के लिए,
उस पर्सन पर उस पर जीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट कहता है। इस पर कोई भी तरह की एग्जेम्पशन नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में आई? ये सर्विसेज अट्रैक्ट जीएसटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, clarification regarding applicability of GST on services in the form of ART and IVF। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप क्या कहते हैं IVF की ट्रीटमेंट के थ्रू या ART, ये जिसको हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इस तरीके से अगर आप अपने जैसे बेबी बॉर्न किए, बेबी बॉर्न होते हैं IVF ट्रीटमेंट से, तो अगर आप उस फैसिलिटी को लेते हो तो क्या ये हेल्थ केयर सर्विसेज में आएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला हेल्थ केयर सर्विसेज की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो उसमें ये बात लिखी गई है दैट हेल्थ केयर सर्विसेज means any service by way of diagnosis or treatment of care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy। जब यहाँ पे प्रेगनेंसी आ गया, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड इंक्लूड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, वो हमें पता है, ठीक है, बट ये वो नहीं है। बट ये वाला पॉइंट सही है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर है या एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड या इंजरी से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड, तो वो सप्लाई हॉस्पिटल सर्विसेज माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिंस एबनॉर्मलिटी, डिजीज, एलिमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी is treated under ART procedure such as IVF, it is clarified that services by way of IVF are also covered under the definition of healthcare services। Sir, abnormality, disease, ailment of infertility is treated as using ART procedure, इसको हम लोग ART procedure ही बोलते हैं, as IVF। It is clarified that services by way of IVF are also healthcare services और ये exempt रहेगा। Sir, clarification regarding applicability of GST on sale of land after leveling, laying down of drainage lines। यार देखो, अगर आपने किसी के साथ बात करी कि मुझे यहाँ पे ड्रेनेज लाइन लगानी है या इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करनी है, फिटिंग करवानी है, सो वो सर्विसेज तो टैक्सेबल हैं। बट अगर लैंड खरीदी तब जाती है जब लेवलिंग होने के बाद, लैंड पे लेवलिंग कर दी हमने या ड्रेनेज लाइंस डाल दी हैं, ठीक है, और उस काम के लिए वो मुझसे कोई बंदा पैसा लेगा तो उस पर तो जीएसटी लगेगा। बट अगर मैं लैंड ड्रेनेज लाइन बनवाने के बाद आपको बेच रहा हूं, तो ऐसे केस में लैंड तो बेचने पर जीएसटी लगता ही नहीं ना। बड़ी सिंपल सी बात है, लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट, यस और नो, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट वो जो ड्रेनेज लाइन की जो उसने जिस बंदे ने भी सर्विस दी होगी उस पर जीएसटी लगेगा। Clarification regarding hiring of vehicles by firm for transportation of their employees to and from work। सर, ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए बात करते हो, किसके लिए, कि भाई मुझे अपने ऑफिस के लिए एम्प्लॉइज जो हैं उनको लेके आना है और जाना है, छोड़ना है, रेगुलर बेसिस पे ये काम करना है, और उसके लिए मैंने इतनी 10 व्हीकल्स के लिए बात कर ली किसी कंपनी के साथ, तो गवर्नमेंट ने बोला इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना। बट ये बात अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात लिखी हुई है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के साथ। क्या लिखी है? नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, यानी एसी कैरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो ये जीएसटी के लिए एग्जेम्प्ट है, वेयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओवर प्री डिटरमाइंड रूट एंड प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। अच्छा, रूट और शेड्यूल भी सेम रहते हैं, उसमें रूट और शेड्यूल चेंज नहीं होते। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ? कंपनी के साथ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो गवर्नमेंट कह रहा है अगर ये नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो एग्जेम्प्ट है। हाँ, वो रूट और जो शेड्यूल है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा। जैसे बसेस में बच्चों के स्कूल के बच्चों के लिए किया जाता है, तो वो जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट रहती हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसी तरीके से कंपनी के साथ भी किया जा सकता है, बट पैसेंजर्स को कहां से पिक करना है, कहां ड्रॉप करना है, ये चेंज नहीं हो सकता, बार बार प्री डिटरमाइंड रूट होना चाहिए। बट अगर ये चीज रेसिपिएंट के ऊपर छोड़ दी जाए और रेसिपिएंट के अकॉर्डिंगली मैं बार बार मॉडिफाई करता रहूं, तो ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जेम्प्ट नहीं होगा, यानी वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? नेक्स्ट इज clarification regarding applicability of GST on tickets of private ferry used for transportation, passenger transportation। बच्चों, प्राइवेट फेरी जब आप कुछ ऐसे एरियाज में चले जाओ ना, केरला साइड पे चले जाओ, अंडमान आइलैंड्स में चले जाओ, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होती है? प्राइवेट फेरी चाहिए होती है। प्राइवेट क्या, गवर्नमेंट फेरीज भी हैं, मतलब जो रेगुलर बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं वो एग्जेम्प्ट होती है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट वाली
हाँ, जैसे अगर मैं बस की बात करूं, ठीक है, बसेस की बात करूं, स्टेज कैरेज एग्जेम्प्ट है। हाँ, नॉन एसी स्टेज कैरेज, एसी स्टेज कैरेज नहीं, नॉन एसी स्टेज कैरेज एग्जेम्प्ट होती हैं। सो इस तरीके से तो फिर फेरीज भी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला यस, हम यही तो कहना चाहते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं और वो कोई भी हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आपको हम फैसिलिटी देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट है। हाँ, वो बात और है कि हम लोग ने रेडियो टैक्सीज या ओला उबर वाली जो टैक्सीज हैं उनको एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा, वो टैक्सेबल है। बट यहां पर अगर सर्विसेज इनकी बात हो रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये एग्जेम्प्ट है, चाहे वो फेरीज ही क्यों ना हो, फेरीज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, इस बात से कोई लेना देना नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 की अमेंडमेंट। चैप्टर 5 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 6 की अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आओ जरा देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। बच्चों, आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट्स only if suppliers have uploaded the relevant invoices debit note in the form GSTR1 IFF, हाँ, and such details have been communicated to recipient in form GSTR2B। सर ये बात बोलने की क्या जरूरत है, पता तो है हमें। The details of ITC in respect of said supply communicated under section 38 has not been restricted। गवर्नमेंट कहता है कि जब भी सप्लायर GSTR1 भरेगा तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, 100% रेसिपिएंट को क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर GSTR1 भरेगा। जब तक GSTR1 नहीं भरेगा रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर आप इसको दोबारा क्यों बता रहे हो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम वही पढ़ रहे हैं, वही है। So with effect from 1/1/2022 a new clause AA has been added to this section to stipulate a new condition for availment। तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, कि GSTR1 के अंदर आएगा तो ही GSTR2A और 2B में रेसिपिएंट को शो होगा, वरना शो नहीं होगा। यस और नो? आईटीसी नहीं तो नहीं मिलेगा एवरीवन। ये वही हो गया, 2A 2B के अंदर इंफॉर्मेशन तभी जाएगी। बट अब जो है यहां पे एक और अमेंडमेंट मैं बताना चाहता हूं, दैट सब्सिक्वेंटली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/10/2022 a new clause BA has been added to section 16(2) to stipulate that another new condition for availment of ITC. It provides that ITC in respect of any supply of good or service or both is available to a registered person only if the details of ITC in respect of said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। यानी आईटीसी की जो कम्युनिकेशन है, आईटीसी की जो इंफॉर्मेशन है, वो रेसिपिएंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। यानी रेसिपिएंट को वो इंफॉर्मेशन आनी जरूर चाहिए। पता चले रेसिपिएंट को इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, और ऐसा क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रेसिपिएंट ने पेमेंट्स नहीं भरी हैं, पिछले कुछ टाइम से रिटर्न नहीं भरी हैं। सर अगर उस रीजन की वजह से वो सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेसिपिएंट को क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर अपनी तरफ से तो डिटेल भर रहा है और वो कम्युनिकेट हो रहा है किसको, रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट को क्या हो रहा है, कम्युनिकेट। अब रेसिपिएंट को कम्युनिकेट तभी होगा जब वो बंदा एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड होगा। अब अगर वो सस्पेंडेड होगा तो थोड़ी ना होगा, हाँ या ना एवरीवन? सो इफ डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 which has not been restricted, सेक्शन 38 has not been restricted, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। समझ गए बात? क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। आगे, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस नोट, डेबिट नोट जो पिछले साल से रिलेटेड हो, वो कब तक हो गया? हाँ पढ़ा है हमने सर, अगले साल 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। हाँ या ना एवरीवन? तो पहले हम लोग जो ड्यू डेट पढ़ते थे और सितंबर वाली डेट पढ़ते थे, उसके बाद ये 30 नवंबर हो गया। अब आपको 30 नवंबर ही पढ़ना है, समझ गए? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट टू डिटरमाइन रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16(4). Section 16(4) was earlier amended with Finance Act 20 so to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of underlying invoice for the purpose of availing ITC. A doubt arose as to which of the following dates are relevant to determining the financial year for the purpose of section 16(4). यार एक बात बताओ, जो डेबिट नोट होता है वो हमेशा टैक्स इनवॉइस से कनेक्टेड होता है। तो अगर मैं टैक्स इनवॉइस बनाया होगा पिछले साल, तो अगर मैंने डेबिट नोट इस साल बनाया होगा तो ये पिछले साल से कनेक्टेड ही तो होगा। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने पिछले साल कोई इनवॉइस बनाया, मार्च में इनवॉइस बनाया, और उससे रिलेटेड मैंने अप्रैल मंथ में यानी अगले साल अप्रैल मंथ में मैंने डेबिट नोट बनाया, तो यही तो माना जाएगा कि डेबिट नोट डेट ऑफ इनवॉइस से ही कनेक्टेड है। हाँ या ना?
सो गवर्नमेंट कहता है अ डाउट अरोज एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर रेलेवेंट टू डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16(4). क्योंकि 16(4) में बोला जाता है मैक्सिमम टाइम लिमिट। अब मैक्सिमम टाइम लिमिट इन आईटीसी लेने के लिए क्या होगा, कौन सा साल लूं, पिछला साल लूं या इस साल लूं, क्योंकि अगर इस साल लूंगा तो इसके अगले साल आईटीसी मिल जाएगा, अगले साल तक आईटीसी मिल जाएगा। और अब पिछले साल लेता हूं, इस डेबिट नोट को भी मैं अगर टैक्स इनवॉइस से लिंक करके मैं आईटीसी ले सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट और डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस, यहां पे लिखा है डाउट अरोज, कौन सा हम लोग लें। तो इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, हैज क्लैरिफाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 in case of debit note the date of issuance of debit note shall determine the relevant financial year for the purpose of section 16(4). ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि अब से पिछला साल नहीं लेंगे, इसको डीलिंक कर दिया है। क्या कर दिया है, डीलिंक। मतलब अगर डेबिट नोट बाद में बनाया गया है ना टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड, तो टैक्स इनवॉइस के लिए क्रेडिट लेने के लिए अगले साल का नवंबर, मतलब नेक्स्ट उसी साल का नवंबर, भाई पिछले साल 2021-22 के लिए 21-22 में मार्च 2022 से में टैक्स इनवॉइस बनाया था और उससे रिलेटेड डेबिट नोट बनाया आपने अप्रैल में। अब वो जो 21-22 से रिलेटेड है उसके लिए ड्यू डेट क्या होगी क्रेडिट लेने की, अगले साल, मतलब 22-23 में 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। और डेबिट नोट के लिए क्या होगी, उसके अगले साल। In this regard, it has been clarified that with effect from 1/1/2021, in case of debit note, the date of issuance of debit note shall determine the relevant financial year. A debit note dated 7/7/2021 is issued in respect of original invoice of 16 March 2021. अब ये पुराना है, डेट ऑफ, ये देखो वो है इनवॉइस है 2020-21 से रिलेटेड और डेबिट नोट है 21-22 से रिलेटेड। सो एज पर द इनवॉइस पर्टेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 2021, द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी लेने के लिए 20-21 ही होगा। अब वो 20-21 अगर होगा तो आईटीसी कब तक लिया जा सकता होगा, बताओ। द सेड इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16(4) शैल बी फाइनेंशियल ईयर 2021। हाउएवर डेबिट नोट के केस में 21-22 होगा, यानी 21-22 के लिए आप क्रेडिट कब तक ले सकते होगे, अगले साल के 30 नवंबर तक। मेरी बात समझ में आई एवरीवन। फिर इसके बाद है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड इन केस ऑफ लीजिंग other than leasing of motor vehicles, vessels and aircraft. Section 17(5) blocking of ITC हम लोगों ने पढ़ा था, ITC ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ केसेस में। सो गवर्नमेंट ने यहां पर कुछ सर्कुलर से क्लैरिफाई किया है कि ITC अवेलमेंट नॉट ब्लॉक्ड इन केस ऑफ लीजिंग अदर देन लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। So it clarifies that issue as to whether the provision of section 17(5)(b) bar the availment of ITC on input services by way of leasing of motor vehicles, vessels or aircrafts, or whether ITC on input services by way of any type of leasing is barred under the said provisions. सेक्शन 17 में क्या लिखा था पहले तो वो पढ़ लेते हैं। That food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircrafts, है ना, रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज AA एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयरइन लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने बोला था, ये बात क्लेरिफाई की थी कि फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, लीजिंग एंड रेंटिंग, हायरिंग सर्विस जो है ना मोटर व्हीकल की, ये सर्विसेज ब्लॉक्ड हैं, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप इसी चीज का क्या करते हो, काम करते हो। याद आ रहा है, अगर आप लीजिंग और रेंटिंग का ही काम करते हो, मतलब लीज पर लेते हो, लीज पर देते हो, तो आप क्रेडिट ले सकते हो, यस और नो। और या फिर आप वही ट्रेडिंग करते हो, इनकी फूड एंड बेवरेजेस की ट्रेडिंग करते हो, आउटडोर केटरिंग की ट्रेडिंग करते हो, है ना, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, यस और नो एवरीवन। गवर्नमेंट ने कहा प्रोवाइडेड दैट आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और वेसल्स सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी। हाँ, वही कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई बनाकर, अब मतलब गवर्नमेंट कहता है यस उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, तो यही तो मैंने आपको बताया, ये ठीक है। इट इज क्लैरिफाइड दैट लीजिंग रेफर्ड हेयरइन रेफर्स टू लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओनली and not to the leasing of any other item। बच्चों, लीजिंग की सर्विस हम आपको बोल रहे हैं कि लीजिंग की सर्विस को क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट लीजिंग ऑफ व्हाट, लीजिंग ऑफ ओनली मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट्स, समझ गए, एंड नॉट टू लीजिंग ऑफ एनी अदर आइटम। अकॉर्डिंगली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज नॉट बार्ड इन केस ऑफ लीजिंग अदर देन लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो अगर मैं मोटर व्हीकल्स को लीज पर लेता हूं तो उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कहता है, ठीक है।
हाँ, अनटिल अनलेस मैं मोटर व्हीकल्स को आगे लीज पर ना देता हूं, ठीक है, वो चीज तो हमें समझ में आ गई। मोटर व्हीकल्स को लीज पर लेता हूं तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं ब्लॉक हो जाऊंगा आईटीसी से। बट गवर्नमेंट ने बोला कि आईटीसी उस केस में मिल जाएगा जहां पे अदर देन मोटर व्हीकल्स कोई चीज लीज पर ली हो। मेरी बात समझ में आई? अदर देन मोटर व्हीकल्स कोई भी चीज। हाँ यार, वैसे अगर ये बात ना भी लिखी हो तो लीगली तो आप यही समझोगे, मोटर व्हीकल्स की तो बात हो रही है, तो मोटर व्हीकल्स की तो बात करेंगे ना वहां पर, हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं। नाउ प्रोवाइजो आफ्टर सेक्शन 17(5)(b)(3 अप्लाइज टू एंटायर सेक्शन 17(5)(b)। इसका मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट ये कहना चाहता है कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना आईटीसी के बारे में, उसमें बोला गया कि ठीक है, लीजिंग वगैरह पे हमें पता है क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है, लीजिंग और मोटर व्हीकल्स पे, हाँ अदर देन मोटर व्हीकल्स अगर कोई होगी तो उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये बात क्लेरिफाई की गई कि इस सेक्शन के अंदर अगर आपको वो याद होगा, फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, इन सब केसेस में गवर्नमेंट ने कहा क्रेडिट नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कब मिलेगा? जब आप इसी चीज का काम करते हो। और इसी चीज के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है कि अब से इसके ऊपर क्रेडिट तब भी मिल जाएगा जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगी। अभी इनमें से कुछ पर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाली बात लिखी गई थी, कुछ पर नहीं लिखी गई थी, अब सारे सेक्शन पे लगेगी। मेरी बात समझ में? यानी फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लिखी गई थी। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा था। अच्छा, फिर इसके अंदर हम लोगों ने लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर आप देखो तो अलग अलग पॉइंट वाइज हम लोगों ने पढ़ा था। इसको एक साथ मर्ज करके बोल दिया गया है कि provided at ITC in respect of such goods or services both shall be available where it is obligatory for employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। यानी आपको तब क्रेडिट मिल जाएगा अगर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अंडर एनी लॉ। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ ये बात क्लेरिफिकेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने बुक्स में पहले से लिख रखी है, ठीक है। लॉ के अंदर कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं, हम लोगों ने ये बात पहले से ही पढ़ ली है, उसको लैंग्वेज को ऊपर नीचे कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन कर दिया सबको। उन्होंने कहा कि इन तीनों पॉइंट्स पर मतलब वही मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले में भी और उसमें भी क्या कहते हैं लीजिंग वाली सर्विस में भी, और सब पे नीचे लिख दिया गया कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगी। तो पहले क्या होता था, अलग अलग पॉइंट वाइज बता रहे थे, अब इसके अंदर एक साथ कर दिया, सिर्फ ये फर्क है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा कानून सेम ही है। रिमूवल ऑफ रेफरेंस टू फॉर्म जीएसटीआर 2। देखो जहां जहां जीएसटीआर 2 का मतलब अब रह ही नहीं गया। जीएसटीआर 2 अगर भी कहीं भी कानून में लिखा हुआ आ रहा है तो उसको डिलीट कर दो, जीएसटी 2 का कहीं पर भी रिलेवेंस नहीं है और मैंने आपको करवाया भी नहीं है, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीएसटीआर 2 की बात ही छोड़ दो, अब सिर्फ 2A और 2B होता है और वही याद रखना है। तो इसलिए इस पॉइंट का भी कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं है फॉर्म जीएसटीआर 2 के बारे में। In case of non-payment of value of supply plus tax in respect of an inward supply within 180 days, ITC so availed need to be paid along with interest। ये बात हम तो पता है हमें, है ना, ये बात तो हमें पता है सर, ये बात तो हम लोग करते ही हैं। Now amendment क्या है? The sub rule 1 has to be substituted by sub rule 3 has been omitted with effect from 1/10/2022। Consequently, the amended position of the law is as follows। हमें पता है द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस अलोंग विद टैक्स विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। However, where a registered person who has availed ITC on any inward supply fails to pay the supplier thereof the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon within the time limit specified in second proviso to section 16(2) shall pay an amount equal to ITC availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issuance of invoice। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आप रेसिपिएंट जो होगा उसको 180 डेज के अंदर सप्लायर को पैसा देना होगा, अगर नहीं देगा तो उसको जो है वो क्रेडिट रिवर्स करना होगा, अलोंग विद इट उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। याद आ रहा है कुछ? Where a registered person who has availed ITC on any inward supply fails to pay to the supplier thereof within 180 days, तो क्या होता था 180 days के बाद shall pay an amount equal to the ITC availed in respect of supply along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issuance of invoice।
सो गवर्नमेंट कहता है कि आपको ऐसा करना होगा, मतलब अगर आपको पता चलता है कि 180 डेज बीत जाते हैं तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना होगा, अलॉन्ग विद इट इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो भी कौन से वाले में, जो अगला ही GSTR 3B होगा इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज। यस और नो, यस और नो? नाउ एक्सेप्शन थे इसके, क्या एक्सेप्शन थे कि जब रिवर्स चार्ज लग रहा हो तो ये 180 डेज वाला क्लॉज नहीं लगता, डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में कंसिडरेशन ही नहीं है तो इसलिए नहीं लगता, एडिशंस मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीइंग इंकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, जहां पे मैंने वो पेमेंट टू थर्ड पार्टी वाला क्लॉज एग्जांपल देता था, वो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात तो हमें पता है। हाँ जी, तो इस पॉइंट से ये पता चलता है कि भाई इससे कोई फर्क ही नहीं आया, कोई भी कानून में कोई खास चेंज नहीं आया, सेम एज इट इज लॉ लिखा हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज में थोड़े से हेर फेर है, बस कानून का मतलब वही निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें इस पॉइंट में वो बात लिखी दी है, शेल पे एन अमाउंट इक्वल टू ITC अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period। तो जब आप रिटर्न भर रहे होगे 180 डेज के बाद वाला जो भी रिटर्न होगा, ठीक है, उस वक्त आप GSTR 3B के वक्त आपको टैक्स तो देना ही होगा, यानी ITC को रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। बस ये बात मेंशन कर दी है और दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ इनएडमिसिबल ITC टू बी रिवर्स GSTR 3B बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। याद है हम लोगों ने ये बात पढ़ी है, बैंकिंग कंपनीज और उनके लिए ना एक फैसिलिटी थी क्या, कि 50% ITC छोड़ दो, 50% ITC ले लो, है ना, जहां पे कॉमन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट था। सो गवर्नमेंट ने बोला आप 50%, क्योंकि कॉमन क्रेडिट मतलब इनके पास ना, बैंक के पास भी कुछ बहुत सारे इनपुट और कैपिटल गुड्स आ रहे हैं और उस पर कुछ पे क्रेडिट ले, कुछ पे क्रेडिट ना ले, बिकॉज इनकी कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है। तो क्योंकि टैक्सेबल के प्रोपोर्शन में ITC मिल जाता है, एग्जेम्प्ट के प्रोपोर्शन में ITC नहीं मिलता है ना। तो अगर वो कोई ऐसा एसेट खरीद रहा हूं, कोई जो कॉमन है, जिसका मैं एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के लिए यूज कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला था 50% ITC आप ड्रॉप कर दो, 50% ITC आप ले लो, ये एक ऑप्शन है। नाउ इसके अंदर क्या लिखा है, 50% ऑफ इनएडमिसिबल ITC टू बी रिवर्स्ड इन 3B बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या Rule 38 providing for claim of credit by banking company or financial institution has been amended to remove the reference to form GSTR 2। ये बात तो हमें पता है, GSTR 2 का तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, ठीक है, ये तो डिलीट ही हो गया। अमेंडेड रूल 38 अब क्या कहता है, ये देखो यहां पर लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आया, 50% वाली बात वैसे की वैसे लिखी हुई है, सिर्फ वो जो GSTR 2 जहां पे था ना वो डिलीट कर दिया। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज आया और कहा सी क्लॉज में 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ITC शैल बी एडमिसिबल टू द कंपनी एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ ITC शैल बी रिवर्स्ड इन फॉर्म GSTR 3B। यार यही तो करेंगे ना, अगर 50% क्रेडिट लेंगे तो 50% क्रेडिट छोड़ेंगे, हाँ या ना, यस और नो, बोलो हाँ या ना एवरीवन। तो इसलिए इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लॉजिकली आप लोग पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हो, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50% वाला क्लॉज इंटैक्टेड है, कोई फर्क नहीं है। दैट्स इट बच्चों, ये है हमारी चैप्टर 6 तक की अमेंडमेंट्स, और 7, 8, 9, 10 को देखने के लिए आपको देखनी होगी रिवीजन वीडियोस। एक बारी अच्छे से रिवीजन देखो, क्योंकि उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप अमेंडमेंट्स के साथ पढ़ोगे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहो और एग्जाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं, और मेरे को लगता है तैयारी इस बार बहुत सॉलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ और 2-3 टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो यूट्यूब के साथ बने रहना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।